गुड आफ्टरनून क्लास। एसीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। और उसमें आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। उसके पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज सबसे पहले देखेंगे। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। ठीक है, देख लें क्या होता है। तो आप सबसे एक बात नोट करके लिख लीजिए, क्या कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या चीज कह रहे हैं? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी है। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं क्या अस्थायी है, क्या अस्थायी है। ये चीज क्या कह रहा है? कह रहा है भौतिक परिवर्तन, सीधा सीधा समझिए, भौतिक परिवर्तन जब किसी चीज के अंदर होता है तो उसका आकार बदल सकता है ना, उसकी अवस्था बदल सकती है। जैसे सीधा सीधा सा एग्जाम्पल ले ले, अगर पानी को, है ना, पानी, अगर एग्जाम्पल में हम क्या लें, पानी, पानी क्या है? एक पदार्थ है ना, पदार्थ है। तो कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन है। अगर हम पानी को रख दे किसी ठंडे स्थान पर तो वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, है ना, संघनित हो जाएगा। या फिर हम अगर बर्फ रख दे कहीं पर तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा। तो कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? खुद यानी स्वतः से क्या होती हैं? बदल जाती हैं, बिना किसी बाहरी बल के या बिना किसी बाहरी फैक्टर के, है ना। जैसे आपका बर्फ हो गया, है ना, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, है ना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होगा जिसके अंदर हम किसी रसायन या केमिकल्स का प्रयोग करेंगे। सीधी सीधी बात, जैसे आपका डाइजेशन हुआ, है ना, डाइजेशन मतलब पाचन हुआ या श्वसन हुआ या किण्वन हुआ, ये सब कहाँ पर आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। तो कैसे श्वसन, आपका श्वसन कैसे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत कह रहा है किसी भी केमिकल्स का यूज होगा। तो आप जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर आता है। जैसे पाचन हुआ, पाचन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? ये इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि आपके अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है जो आपको क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में मदद करता है। आगे आपका किण्वन यानी क्या? फर्मेंटेशन, है ना। जैसे आपका क्या? दूध का दही में बदलना कैसी प्रक्रिया है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आता है। जैसे सीधा सीधा उदाहरण, आप अगर बर्फ या पानी ले लें, या फिर इस तरह कह सकते हैं पानी का जमना या बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होगा जिसमें क्या होगा? पदार्थ के अंदर कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाएगा और रसायनों के प्रयोग के बाद पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण में श्वसन हो गया, पाचन हो गया, किण्वन हो गया, ये सब कौन है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। आगे क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ लिया। अब पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया
एक सीधा सीधा समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में रसायनों का एक दूसरे के साथ मेल जोल होना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। सीधी सीधी भाषा में, अगर बुक की भाषा में समझे तो क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर दो या दो से अधिक या एक से अधिक क्या होंगे, पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक परमाणु पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अभिक्रिया का मतलब सीधा सीधा है कि एक का किसी दूसरे के साथ मिलना जुलना, है ना। जैसे एग्जाम्पल में मान लो, जैसे आपने ले लिया H2, है ना, ये किसके साथ मिल रहा है, O2 के साथ, और मिलकर बना दे रहा है आपका H2O यानी जल। कौन कौन, हाइड्रोजन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और बना दे रहा है जल। परिभाषा भी तो यही कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक, एक से अधिक मतलब दो ले लिया, है ना, एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर सीधा सीधा समझे, आप कह दीजिए कि एक रसायन, एक केमिकल का दूसरे केमिकल्स के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल्स, है ना। आप किसी और को भी ले लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हुआ तो क्या लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में मेल कर देंगे। NaCl बनाना हुआ तो Na को Cl से मिला देंगे। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया आपने लिखा था, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सीधा सीधा मतलब समझे तो रासायनिक अभिक्रिया जो थी उसको थोड़ा इज्जत के साथ लिखेंगे, है ना, इज्जत देके लिखेंगे। इज्जत देने का मतलब क्या है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में सीधा लिख दिया, क्या जल बनाना है तो हाइड्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन, और क्या लिख लिया, ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके क्या बन रहा है, हमारा जल मिल रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो क्या ले लेंगे, कार्बन ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह जो भी बनाना होगा, सीधा सीधा हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कितना कितना मिला रहे हैं, है ना, कितना मिला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये चीज हमको नहीं पता चल रही। जबकि रासायनिक समीकरण में क्या होगा, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा था, लेकिन रासायनिक समीकरण जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे हमको अगर जल बनाना है तो दिखाएंगे कि हाइड्रोजन मिलाते हैं, हाइड्रोजन को H से दिखाया जाता है, हाइड्रोजन का संकेत H है तो यहाँ से H2, और ऑक्सीजन के लिए O2 दिखाएंगे, और तब जाके पूरा दिखाएंगे H2O बन रहा है। ठीक है,
ये चीज होता है आपका रासायनिक समीकरण। यानी डेफिनेशन अगर पूछे, परिभाषा बोले तो कैसे बनेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके संकेतों अथवा प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर कहें कि उनको एक नियमित रूप से, रासायनिक अभिक्रियाओं को नियमित रूप से संकेतों अथवा प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बस यही जो रासायनिक समीकरण था, अगर इसमें हम H2O वाला उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने रासायनिक समीकरण में क्या लिया था, जल यानी H2O को बनाना सीखा था, है ना। अब इसमें अगर बैलेंसिंग कह रहा है तो देखिए यहाँ पर H कितने हैं, 2, यहाँ पर H कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो एक ऑक्सीजन गया तो कहाँ गया, है ना, एक ऑक्सीजन कहाँ गया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा है, रासायनिक समीकरण भी दिखा रहा है, लेकिन ये आपका बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगी कि जितना आपका रिएक्टेंट साइड में है यानी अभिकारक है, उतनी ही मात्रा यहाँ कहाँ होनी चाहिए, उत्पाद यानी प्रोडक्ट की साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन कितना था, 2 लगा हुआ है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। एक ऑक्सीजन कहाँ गया, हमको क्या करना है, जितना इधर रहे उतना भी इधर रहे, तब हम कहेंगे कि आपकी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, यानी आपका इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपके 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो आपका इतना हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 सही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब बैलेंस है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये आपका क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इतनी चीज समझे। अब किसी और चीज को आप बैलेंस करके भी देख सकते हैं। तीनों में संबंध समझ लीजिए क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, तीनों में क्या अंतर है। फिर से एक बार कह रहे हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, तीनों में क्या अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे अगर जल बनाना है तो सीधे सीधे क्या कि आपको हाइड्रोजन लेना है, आपको ऑक्सीजन लेना है, दोनों को मिला करके, है ना, दोनों मिल जाएंगे, आपस में क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक पदार्थों के परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करके या मिलाने से क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक, जो मिलाने के बाद उत्पाद बनेगा, ये पूरी प्रक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया की कहलाएगी। लेकिन क्या होगा, रासायनिक समीकरण कब कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को व्यवस्थित तरीके से उनके संकेतों अथवा प्रतीकों के माध्यम से दिखा करके लिखेंगे, तब हमारा रासायनिक समीकरण बनेगा, ठीक है। और संतुलित रासायनिक समीकरण कब बनेगा, जितना रिएक्टेंट की साइड में आपके मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। मतलब जितना अभिकारक की तरफ है उतना ही उत्पाद की तरफ भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले केवल H2 लिखा था और O2 लिखा था, और बना क्या दिया था, H2O। तो ऑक्सीजन एक इधर कम था, है ना, ऑक्सीजन एक इधर कम था, जबकि यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 2 थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, है ना, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तब इधर 2, इधर भी आपके 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यानी अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। यानी बैलेंस या संतुलित समीकरण या बैलेंस इक्वेशन आप कैसे कह सकते हैं कि बैलेंस इक्वेशन या संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक
तथा उत्पाद दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। आई होप आप ये तीनों चीज समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया सीधे सीधे हमको क्या हो रहा है यही चीज बता देनी है। समीकरण जब बनाएंगे, अभिक्रिया का जब समीकरण में बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसके प्रतीक यानी चिन्ह को लिख देंगे, है ना, और एक नियम से व्यवस्थित करके लिखेंगे। जबकि जब संतुलित समीकरण बनाएंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स इधर उतने ही मॉलिक्यूल्स इधर, यानी जितना रिएक्टेंट के साइड में उतना ही प्रोडक्ट की साइड में। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए ये आपको कोई A प्लस B प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस D, ये कोई आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कैसे कैसे निरूपण किया जाता है। तो देखिए एक चीज होता है ये डेल का निशान होता है ना, इसके साथ साथ आपको इस तरह से सिंबल देखने को मिलेगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के तरीके हैं या इनको इस तरह से निरूपण किया जाता है। कभी इस निशान, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर इस तरह से निशान दिखाई देगा, है ना, चिन्ह दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है कि जो आप A और B अभिकारक या रिएक्टेंट मिला रहे हैं, इनको क्या करना है, मिला करके हीट देनी है, यानी गर्म करना है ना। यहाँ पर मतलब क्या, हीट देनी है। जहां पर एरो के ऊपर ये वाला निशान लगा रहेगा, यानी कहने का मतलब कि आपको रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनको मिलाने के बाद क्या करना है, हीट देना है, ठीक है। जहां पर रिएक्शन में इस तरह से प्रोडक्ट की साइड में इस तरह से एरो दिखाया जाए, मतलब वो क्या है, वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। जहां पर रिएक्शन में आपको एरो इस तरह से नीचे दिखाया जाए, इसका मतलब वो अवक्षेप बना रहा है, जिसको PPT कहा जाता है, ठीक है। PPT प्रेसिपिटेट कहा जाता है, हिंदी में इसको अवक्षेप कहा जाता है। दिखाएंगे कैसे रिएक्शन में, इस तरह से एरो नीचे नीचे की तरफ तीर का निशान करके, ठीक है। आगे आपको क्या दिखाया गया है, ये वाला एरो, ये क्या दिखाता है, उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये जो आपको एरो दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस तरह से सिंबल बना जाएगा, है ना। इस तरह से जब सिंबल बनेगा, कहने का मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन आपकी कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या उत्क्रमणीय रिएक्शन है। यानी यहाँ जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है वो फिर से इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है या इसमें से इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जो रिएक्शन या अभिक्रिया की जो डायरेक्शन या दिशा होगी वो दोनों दिशा में हो सकती है, ठीक है। इस तरह से जब एक तरफ का आपका एरो बनेगा तो यानी रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में सीधे बदल रहा है। फिर से एक बार सारे चिन्ह देख लीजिए, अगर इस तरह से आपको त्रिभुज की तरह हुआ बना दिखेगा, यानी क्या कर रहा है, वो रिएक्टेंट को गर्म करने की बात कर रहा है, हीट या ऊष्मा देने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन में एरो नीचे की तरफ लगा हुआ दिख रहा है तो मतलब वो प्रेसिपिटेट बना रहा है, अवक्षेप बना रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, अगर एरो ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है तो इसका मतलब वो गैस फॉर्म में ऊपर वाष्प के रूप में निकल रहा है। अगर एरो का इस तरह से दो एरो दिखाए जा रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो कहने का मतलब जो अभिक्रिया हो रही है वो उत्क्रमणीय है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक में बदला जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, अगर एरो एक साइड में आपको केवल दिखाई जा रहा है, आगे फॉरवर्ड साइड में, तो रिएक्टेंट क्या है, सीधे सीधे प्रोडक्ट में बदल रहा है। ये आपको निरूपण या रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। बाकी कुछ उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक भी आपको यहाँ उत्प्रेरक कहाँ, एरो के ऊपर दिखाए जाएंगे। ये आपका रिप्रेजेंटेशन था रिएक्शन का। आगे देखते हैं,
करने की विधियां, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, मतलब कोई आपकी अगर रिएक्शन या कोई अभिक्रिया लिख दी गई है तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या जानना है कि जो रिएक्शन लिखी जा रही है उसमें जिस जिस चीज का नाम ले रहा है पहले उसके प्रतीक हमको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको प्रतीक पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतीक के बाद आपको ये जानना है कि उस पर कितने चार्ज या आवेश कितने होते हैं। ठीक है, अब पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि रिएक्शन को संतुलित किया कैसे जाता है, बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या विधियां हैं। तो जैसे आप मान लीजिए क्या लेते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट लेते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो आपको पहले देखना है, जैसे इसको हमने पहले ही रासायनिक में लिख दिया, ऐसे जैसे आपको लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिए। अब क्या कह रहा है, संतुलित करने के नियम में क्या है, पहले हमको प्रतीक पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतीक या चिन्ह, मतलब सोडियम को किससे दिखाते हैं, Na से। Na क्या है, सोडियम का प्रतीक या चिन्ह है। आगे कार्बोनेट लिखा है ना, तो कार्बोनेट को क्या करेंगे, CO से दिखाते हैं, है ना, CO3। ठीक है, कार्बोनेट हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन पे पहले चार्ज पता करिए, आवेश कितना होता है किस पे, तो सोडियम पर कितना होता है, +1 का चार्ज, है ना। कार्बोनेट पर कितना होता है, -2 का चार्ज। ठीक है, चार्जेस पता कर लिए। अब आप ये बताइए कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो वो उदासीन बनता है ना, चार्जेस के फॉर्म में नहीं बनता, आवेशित कोई यौगिक नहीं बनता। तो यहाँ पर अगर -2 है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। चार्ज के बाद क्या करें हम, संतुलित कर लें, है ना। संतुलित कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर 2 आवेश है माइनस के तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, तभी बराबर होगा, तभी ये उदासीन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, Na के पास 2 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। अब +2 और -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये उदासीन बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को किससे दिखाते हैं, Ca से, कार्बोनेट को CO3 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम पर क्या, कैल्शियम पर कितने चार्ज होते हैं, +2, यहाँ पर -2, ये क्या है, यहाँ पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है ना। सोडियम में क्या था, सोडियम के पास +1 चार्ज था। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट कह दे अगर, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम पर किससे दिखाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, कार्बोनेट को CO3 से। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, यहाँ पर -2 चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चार्जेस आपके बराबर है, 2 इस पर 2 इस पर, तो ये आपको MgCO3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 से, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 से। अब जरूरी नहीं कि कार्बोनेट ही हो, है ना, कार्बोनेट ही हो जरूरी नहीं है, सल्फेट हो सकता है, SO4 हो सकता है। SO4 पर कितने, -2 चार्ज होते हैं। सोडियम सल्फेट बनाना है तो Na, है ना, Na को सोडियम से, सल्फेट को इससे SO4 से, यहाँ -2 चार्ज है तो यहाँ भी हमको +2 लाना पड़ेगा। तो एक सोडियम पर होता है 1, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तो यानी Na2SO4। इस तरह से क्या करेंगे, पहले प्रतीक लिखेंगे, पहले प्रतीक लिख लेंगे, फिर उसके बाद उन पर चार्जेस पर यानी आवेश पता कर लेंगे। आवेश पता करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे आवेश को, है ना, आवेश संतुलन करेंगे, आवेश को संतुलित करेंगे। हो गया एक तरफ का। अब क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट बनाना है,
अब जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए सोडियम का रिएक्शन हमको करवाना है HCl के साथ, है ना, HCl के साथ। अब पहले सबसे पहले प्रतीक हमने लिख लिया, है ना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लिया। अब यहाँ सोडियम पर क्या प्लस चार्ज, यहाँ पर H पर प्लस और Cl पर माइनस। अब हमको क्या करवाना है, अभिक्रिया करवाना है। कैसे करेंगे, ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा NaCl, बचा क्या है H प्लस, है ना। अब चार्ज देख लें कि सोडियम पर प्लस एक और क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज, सही बना है। तो इस तरह से सारी रिएक्शन को हम करते हैं या रिएक्शन को संतुलित करते हैं। पहले हम प्रतीक पता कर लेंगे, फिर उनके ऊपर आवेश यानी चार्ज देख लेंगे, फिर चार्जेस को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद जब प्रोडक्ट देने की बात आती है तो प्लस वाले उसमें चार्ज पहले से हमने लिख रखा है, तो जहाँ पर प्लस चार्ज होगा वो माइनस वाले के साथ जाके जुड़ जाएगा, इस तरह से, है ना। बाकी जहाँ जो बचा है इस तरह से आप इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं यानी संतुलित कर सकते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, योगात्मक यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। दूसरा होता है वियोजन, तीसरा होता है विस्थापन और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझिए क्या कह रहा है कि रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन कोई भी 4 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी, योगात्मक, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। सबके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो योगात्मक रिएक्शन होगा, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। योग का मतलब होता है जोड़, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ने की पावर, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिल करके कोई एक चीज बनाएगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया यानी रिएक्शन को क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक रिएक्शन कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिल करके एक चीज बनाएंगी, जैसे A प्लस बी मिलकर क्या बनाएगा, ये दोनों ए बी मिल करके कोई एक चीज बना देंगे यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा, योगात्मक। जब कोई एक चीज टूट करके 2 या 2 से अधिक चीजें बना देगी तो वो क्या हो जाएगा, वियोजन, है ना। विस्थापन में क्या होगा कि एक की जगह कोई दूसरा ले लेगा, विस्थापन रिप्लेसमेंट, है ना, जगह का परिवर्तन हो जाएगा। अभी डिटेल में समझेंगे, पहले एक एक वर्ड में समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। विस्थापन मतलब रिप्लेस, है ना, रिप्लेस मतलब जगह का परिवर्तन, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, द्विविस्थापन मतलब यहाँ पर क्या था, केवल विस्थापन था, केवल एक को रिप्लेस करके कोई दूसरा आ जा रहा है। यहाँ पर द्विविस्थापन है मतलब 2 चीजों को हटाकर कोई दूसरी चीज बदल दी जाएंगी, है ना। आगे देखते हैं पूरा डिटेल में क्या होता है। पहले देख लेते हैं योगात्मक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण जैसे आप ले लेते हैं, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक चीजें, है ना, तो H2 ले लिया, दूसरा लेते हैं O2, ठीक है, एक चीज बना देगा क्या, H2O। अब ये रिएक्शन अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4 तो इसको हाइड्रोजन को भी यहाँ से 4 कर लेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर CO2, है ना, CO2, इस तरह से। यानी अब क्या कह रहा है, योगात्मक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक चीजें क्या हो, एक साथ मिलकर कोई एक चीज बना देंगी, एक यौगिक बना देंगी, तो उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। आगे वाला कह रहे हैं वियोजन। वियोजन में क्या होता है, वियोजन में एक चीज टूट जाती है ना। वियोजन मतलब क्या, एक चीज टूट कर अपने छोटे टुकड़ों में या अवयवीय चीजों में टूट जाएगा, कंपोनेंट्स में अपने टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए C6H12O6 है ना, प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं उसको ले लीजिए, या फिर इससे इजी कोई ले लीजिए,
अगर उल्टा कर दे, जैसे हमने योगात्मक में जो लिया था उसका उल्टा कर दे, प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड की तरफ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया था प्रोडक्ट या उत्पाद बन रहा था, है ना, इसका उल्टा कर दे तो किस चीज से, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या देगा अलग से हमको, कार्बन और ऑक्सीजन, यही तो देगा ना। अगर उल्टा कर दे, अगर देखिए यहाँ से एरो इस तरफ दिखा दे तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, अगर इस तरफ से इस तरफ दिखा दे तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी वियोजन क्या होता है, एक तरफ से एक दूसरे के उल्टा है ना। योगात्मक में दो या दो से चीजें जुड़कर एक चीज बना रही है और वियोजन में एक चीज टूटकर दो या दो से अधिक चीजें बना रही है, ठीक है। विस्थापन में विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे A है प्लस B है ना, A है प्लस B है, तो अगर इस A की जगह पर क्या हो जाए, कोई इसको हटा करके दूसरा आ जाए, है ना, जैसे A B मिलकर आपको दे रहा है C प्लस D, तो रुका स्टॉप करोगा, रिएक्शन देखा स्टॉप। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील हैं वो कम अभिक्रियाशील को हटा करके उसकी जगह पर अपना आ जाएंगे। जैसे क्या होगा, उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित कहने का मतलब इसमें एक आपको सीरीज याद रखनी होगी, क्या, यहाँ उदाहरण देखिए विस्थापन वाले में, अगर Ag का रिएक्शन सिल्वर का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, है ना, तो इसमें क्या होगा, इस कॉपर को हटा करके सिल्वर खुद इसके साथ आ जाएगा और इसको प्रतिस्थापित कर देगा या विस्थापित कर देगा। Ag क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके प्रतिस्थापित करके खुद यहाँ पर आ जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा AgSO4। अगर Ag की तरह Fe ले लें, इसको इसके साथ अभिक्रिया करवाएं CuSO4 के साथ, तो यहाँ पर होता क्या है, होता यह है कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील वाले को प्रतिस्थापित या विस्थापित करके खुद उसके साथ जुड़ जाता है और उसके बाद जुड़ के प्रोडक्ट देता है। जैसे Fe क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो Fe क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर खुद आ जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, FeSO4। इस तरह की रिएक्शन को या अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जहां पर अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करें, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वतः आ जाए वो और उससे क्या करें, उत्पाद या प्रोडक्ट दें, इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कम अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो उसके लिए आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज है ये, रिएक्टिविटी सीरीज है ना। इसमें जो आगे है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद कम, फिर उसके बाद, यानी इस तरह से पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर सोडियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, है ना, उससे कम एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी गई है। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उन्हीं के यौगिक से विस्थापित करके खुद आके उनके साथ, उनके यौगिक के साथ जुड़ करके एक नया यौगिक बना देते हैं। जो अधिक अभिक्रियाशील हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित कर देते हैं और उनके यौगिक के साथ खुद जुड़ के एक नया यौगिक बनाते हैं। ये तो उसी तरह हुआ जैसे हुआ क्या कि हमने ट्रेन की टिकट कटाई और ट्रेन का टिकट वो उस सीट पे बैठने के लिए हमारा है, तो कोई आया एकदम तगड़ा सा और हमको हटा करके वो खुद बैठ गया, वो अधिक क्या है, क्रियाशील है ना, वो हमको हटा करके हमारी सीट पे खुद बैठ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर होता है विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आप ले लीजिए जिंक, है ना, जिंक लीजिए और ये अभिक्रिया करा दीजिए कॉपर सल्फेट के साथ। विस्थापन अभिक्रिया सीख रहे हैं। अब ये अभिक्रिया में होगा क्या कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पर जिंक है और कॉपर यहाँ पर है आपका, है ना, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद आके इसकी जगह बैठ जाएगा, तो बन क्या जाएगा, ZnSO4,
है ना, जबरदस्ती, मतलब ये अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से ये इसको हटा के, ये कमजोर अभिक्रिया यानी कमजोर है या कम अभिक्रियाशील है कहिए, तो कॉपर को हटा देगा बेचारे को और ये जिंक आके खुद उसकी जगह बैठ जाएगा और बन क्या जाएगा, ZnSO4, है ना। तो ये आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको क्या सीरीज दिया गया है कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, है ना। इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो आप इसको याद करने का तरीका भी है, क्या कह सकते हैं, क्यों ना मांगू कार एल्युमिनियम का, है ना। यहाँ तक देखिए क्या क्या है, के पोटेशियम को किसे दिखाते हैं, के से, सोडियम को Na से, है ना। तो ट्रिक याद रख लीजिए, क्या, क्यों ना मांगू कार, है ना, क्यों ना मांगू कार एल्युमिनियम का, ठीक है। आगे क्या है, जब, Zn से, जब आयरन ही कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना। क्या है ट्रिक आपकी, लिख लीजिए इसको, क्यों ना मांगू कार एल्युमिनियम का, ठीक है। आगे क्या है, Zn से मतलब क्या है, जब आयरन यानी Fe, जब आयरन ही मतलब हाइड्रोजन, है ना, जब आयरन ही क्या है, कॉपर सिल्वर गोल्ड है, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। क्यों का मतलब क्या, के, ना का मतलब क्या, सोडियम Na, मांगू का मतलब क्या, मैग्नीशियम, फिर आगे कार का मतलब कैल्शियम, फिर आगे एल्युमिनियम, इसके बाद आ जाता है आपका आयरन ही कॉपर सिल्वर गोल्ड है। तो यहाँ से 4 वैसे ही आपको याद रहेंगे, क्या कि आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना। सबसे कम एक्टिव देखिए यहाँ पर कौन है, कम अभिक्रियाशील, ये तीनों आपके कॉपर सिल्वर गोल्ड कम अभिक्रियाशील है। यानी अगर ये किसी के साथ आपने यौगिक बनाए हुए हैं और इनसे आपको किसी यहाँ वाले इधर वाले जिंक हो गया या फिर सोडियम हो गया या पोटेशियम मैग्नीशियम, ये क्या करेंगे, ये कॉपर इसको सिल्वर को और गोल्ड को हटा देंगे और खुद आके बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हुआ देखिए, जिंक क्या था, अधिक अभिक्रियाशील था, किससे, कॉपर से, तो कॉपर का यौगिक था कॉपर सल्फेट, इसी के यौगिक से इसी को हटा करके खुद आके बैठ गया, यानी बना क्या दिया, ZnSO4। अगर आयरन ले लें यहाँ, अगर Zn की जगह आयरन ले लें तो आयरन देखिए यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है आयरन भी, है ना। तो आयरन क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटाएगा और खुद आके बैठ जाएगा और बना देगा क्या, FeSO4, है ना। तो ये अभिक्रियाशीलता की एक सीरीज है, यानी क्रम है, इसको आप याद रखिएगा, इस हिसाब से अभिक्रिया होती है। और ये किस में हम पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिक से ही उन्हें विस्थापित करके स्वतः आकर के एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कोई एक क्या कर रहा था, दूसरे वाले यौगिक से हटा के उसको खुद आके जुड़ रहा था। यहाँ पर द्विविस्थापन मतलब दोनों चीज़ों का विस्थापन, दो चीज़ों का, दो अलग अलग तत्वों का विस्थापन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, पहले एग्जाम्पल में अगर आपको लिख दिए AgNO3, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ, NaCl के साथ, तो क्या बना देगा, यहाँ पर द्विविस्थापन पढ़ रहे हैं, यानी दो चीज़ों का विस्थापन होगा, दो तत्व आप क्या होंगे, विस्थापित होंगे, है ना, दो तत्व विस्थापित होंगे। अगर Ag क्या हो जाए, Cl के साथ चला आए, है ना, AgCl, है ना, तो बचा क्या है, NO3 Na प्लस NaNO3। हुआ क्या यहाँ पर, ये एक यौगिक था, ये दूसरा यौगिक था, है ना। तो एक यौगिक का जब ये मान लीजिए A है और यहाँ पर ये क्या है, B है, ठीक है, ये क्या है, C और ये D, तो हुआ क्या, यहाँ पर दो चीज़ों का विस्थापन, है ना। A वाला किसके साथ चला गया, D वाले के साथ, तो B वाला क्या हो जाएगा, C वाले के जगह पर चला आएगा। AB साथ में थे, CD साथ में थे, है ना। A कहाँ था, B के साथ, और C कहाँ था, D के साथ। द्विविस्थापन हुआ, A किसके साथ चला गया, D के साथ चला गया, तो B किसके साथ चला जाएगा, C के साथ चला गया। दो चीज़ों का स्थान चेंज हुआ, है ना।
Ag अगर इसके साथ चला है तो ये उसके साथ चला जाएगा। द्विविस्थापन क्या होता है, विस्थापन और द्विविस्थापन में बस इतना सही अंतर है कि विस्थापन में हम क्या कर रहे थे, जिंक जो था अधिक अभिक्रियाशील था, वो कॉपर के सल्फेट की जगह पर कॉपर को हटाकर खुद चला जा रहा था, एक चीज विस्थापित हो रही थी, एक चीज का स्थान चेंज हो रहा था। द्विविस्थापन में क्या होगा, दो चीजों का स्थान चेंज हो रहा है। यहाँ पर Ag का भी स्थान चेंज हो गया, NO3 का भी स्थान चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ये सब आपके चारों रिएक्शन हो गई। यानी योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या ढेर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, आपस में योग कर लेंगी, तो वो आपका क्या क्या कहलाएगा, योगात्मक अभिक्रिया। वियोजन में एक चीज टूट जाएगी कई अपने अवयव में, है ना, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन में कोई एक तत्व क्या करेगा, दूसरे यौगिक के एक तत्व को हटाकर अपना जाके बैठ जाएगा। जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को हटा देगा और खुद जाके उसके साथ जुड़ जाएगा। द्विविस्थापन में क्या होगा, जो यौगिक के दोनों है ना, जैसे मतलब AB हुआ, यहाँ पर जैसे AgNO3 था, है ना, तो ये दोनों के स्थान चेंज हुए, द्विविस्थापन हुआ, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है, योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या आता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आती है। क्या क्या आता है, ऊष्माक्षेपी और दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ठीक है। किसके पार्ट पढ़ रहे हैं, योगात्मक वाले के। योगात्मक रिएक्शन में आपकी दो और अभिक्रियाएं होती हैं इसके अंदर, कौन कौन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखिए हिंदी क्या इंग्लिश क्या लिखी गई है, एक्सोथर्मिक, है ना। एक्स मीन्स क्या, बाहर फेंकना, है ना, या बाहर निकालना, क्या चीज, थर्म, है ना, ऊष्मा को। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा क्या हो, बाहर निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, जिसके दौरान ऊष्मा बाहर निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंडोथर्मिक, इन मीन्स क्या, अंदर की तरफ, है ना, थर्मिक मतलब क्या, ऊष्मा, है ना, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो ऊष्माशोषी कहलाती है। और जिस अभिक्रिया के दौरान या जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दोनों के उदाहरण देख लीजिए। जैसे ऊष्माक्षेपी में कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है ना, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तब ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ऊष्मा निकल रही है तो आपने क्या, प्रतीक जब चिन्ह रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था अभिक्रिया को तो कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, है, एरो ऊपर की तरफ, तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा के, यानी ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें ऊष्माशोषी का, अगर देखें तो यहाँ पर N2 प्लस O2, इस रिएक्शन को होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है ना, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ये क्या बना देंगे, 2NO, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है किसकी, ऊष्माशोषी की, क्योंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है NO बनाने के लिए, है ना। N2 और O2 तभी NO बनाएंगे जब इनको हीट दिया जाएगा या ऊष्मा दी जाएगी, ठीक है। जबकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये आपका N2 और O2 को जब हीट या ऊष्मा दी जाएगी तब ये क्या बनाएंगे, NO बनाएंगे। आगे देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं आपके 3, कौन है, विद्युत अपघट्य, प्रकाश अपघट्य और
वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार, प्रकाश अपघट्य, विद्युत अपघट्य और ताप अपघट्य, है ना। यानी क्या हो, वियोजन में होता क्या है कि एक चीज क्या होती है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में क्या होती है, या अपने कंपोनेंट या अपने ही अवयव में क्या हो जाती है, टूट जाती है। एक यौगिक जब अपने ही कंपोनेंट में टूटता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये जो टूटने की प्रक्रिया हो रही है अपने कंपोनेंट्स में यौगिक का, वो प्रकाश की वजह से भी हो सकता है, विद्युत की वजह से भी हो सकता है, या फिर ताप की वजह से भी हो सकता है ना। तो अगर हम देखें, यानी जैसे अगर मान लीजिए ताप की वजह से हो रहा है, क्या ले लें, कैल्शियम का कार्बोनेट ले लें, है ना। तो ये क्या है, एक यौगिक है, ये अपने कंपोनेंट्स या यौगिक में टूटेगी, है ना, अपने अवयव में टूटेगी। तो क्या बना लेगी यहाँ से, अगर कैल्शियम, है ना, कैल्शियम को ऑक्साइड और क्या बना ले, CO2। तो ये अभिक्रिया जो हो रही है वो किसकी वजह से, ताप की वजह से, है ना, ताप की वजह से। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब ताप दिया जा रहा है तो वो अपने कंपोनेंट या अवयव में टूट जा रहा है। कैसे, कैल्शियम का ऑक्साइड और साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, पहली बात तो ये किसका है, वियोजन अभिक्रिया हो रही, क्योंकि एक यौगिक अपने कंपोनेंट या अपने अवयव में टूट रहा है। किसकी वजह से टूट रहा है, ताप की वजह से टूट रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया के ताप अपघट्य अभिक्रिया होगी। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत अपघट्य और प्रकाश अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य में अगर हम ले ले NaCl, है ना, NaCl, ये NaCl कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। ये NaCl आपको किस वजह से टूटा, विद्युत, है ना। यानी क्या करें, इस पे चार्जेस देखिए, Na पर प्लस और Cl पर माइनस होता है। ये टूट किसकी वजह से रहा है, विद्युत की वजह से। यानी ये अभिक्रिया कहलाएगी विद्युत अपघट्य अभिक्रिया। वियोजन का ही प्रकार है कि एक यौगिक क्या करता है, अपने अवयव में टूट रहा है। आगे आपको क्या देखना है, प्रकाश अपघट्य। प्रकाश अपघट्य मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की वजह से टूट रहा हो, है ना, अपने अवयव में। जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण वाला पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, 6CO2, है ना, 6CO2 + 12H2O क्या करते हैं, अभिक्रिया करके आपको क्या देते हैं, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, है ना, ये रिएक्शन होती है। यानी क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कौन, वाटर, है ना, दोनों क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी किसके प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन और जल देते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश अपघट्य कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है या प्रकाश की प्रेजेंस में हो रहा है ना। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, प्रकाश अपघट्य अभिक्रिया कहलाएगी। कौन, ये आपका जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जिसमें बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपके कहाँ से आते हैं, ये H2O के टूटने से आते हैं, है ना। H2O अब कहेंगे कि अब 12 H2O टूट के कैसे 6O2 दे रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए क्या होता है, जब जल का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो आधा H2H यानी ऑक्सीजन बनता है। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो आधा ऑक्सीजन बनता है। यानी एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, 2 मॉलिक्यूल पर जरूरत पड़ेगी, वाटर के 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए। तो 6 ऑक्सीजन बनाना है तो वाटर के 12 मॉलिक्यूल लगेंगे, है ना। तो ये 12 मॉलिक्यूल वाटर के टूट के 6 ऑक्सीजन देते हैं। फिलहाल ये नहीं समझना आपको बस इतना सा समझना है कि प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश अपघट्य अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ना। तो पहले देख लें, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपचयन या रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सीधा सीधा समझिएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, है ना,
किसी तत्व में क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन, है ना। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की होता है, वह अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ना। तो पहले एक एक को जान लें कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन या फिर अपचयन या रिडक्शन क्या होता है ना। ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे सेकंड वाला है अपचयन, है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना एक दूसरा का उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है ना। तो यानी रिडक्शन वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, वह आपका अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए ZnO जिंक का ऑक्साइड क्या करता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया, है ना। तो क्या बना देगा यहाँ पे, जिंक क्या हो जाएगा Zn और आपका बन जाए CO। तो हुआ क्या इसमें, Zn क्या हुआ, ऑक्सीजन त्याग दे रहा है और बदल जा रहा है Zn में, है ना। तो ऑक्सीजन का निकलना, है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है यानी अपचयन हो रहा है, अपचयन हुआ ZnO का, अपचयन हुआ Zn केवल बन गया, ठीक है। बाकी कार्बन क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, तो यानी इस कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर से देखिए ZnO जिंक का ऑक्साइड था, है ना, लेकिन ये बदल किस में गया, Zn में केवल बदल गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो यही तो लिखा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, तो ZnO से ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन या अपचयन हो गया ZnO का। ZnO का रिडक्शन होके Zn बन गया, ठीक है। आगे आपका कह रहा है कार्बन वाले में क्या हुआ, कार्बन CO में बदल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक और अपचायक, दो शब्द आते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। ऑक्सीकारक कौन होगा इसमें और कौन अपचायक होगा, है ना। ऑक्सीकारक मतलब ZnO खुद क्या भले ही अपचयित हो जा रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है ना। तो ZnO क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक, है ना, जो दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ दे रहा है, खुद अपचयित हो जा रहा है लेकिन दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ दे रहा है, अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है, तो यानी ये ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीजन को देने वाला हो गया, है ना। और यहाँ से आपका जो कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है ना, ले रहा है मतलब क्या, निगेटिव चीजें हो जाएगी ना, अब रिड्यूस हो रहा है, इसकी जो पावर, यानी यहाँ से अगर नाम देखें रिडक्शन, है ना, रिडक्शन, ये किसी दूसरी की चीज को ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कार्बन का रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन अपचायक हो जाएगा, ठीक है। कार्बन अपचायक है, ZnO क्या है, ऑक्सीकारक है, लेकिन ZnO का अपचयन हो रहा है और ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ठीक है। तब हम पहले जान लें कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अपचयन, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। रिएक्शन में हमने क्या लिया, ZnO, रिएक्शन किसके साथ अभिक्रिया करा दी, कार्बन के साथ,
ठीक है। तो होता क्या है कि ये ZnO Zn में बदल जाता है, यानी अपना ऑक्सीजन त्याग देता है ना। अपना ऑक्सीजन त्याग दिया मतलब ऑक्सीजन दे दिया, है ना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ZnO का अपचयन हो गया और ये किस में बदल गया, केवल Zn में बदल गया। ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, ये कार्बन देखिए यहाँ अकेला था लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया कार्बन का। फिर दो शब्द नए आगे, क्या, ऑक्सीकारक और अपचायक, है ना। तो ये ऑक्सीकरण करवा कौन रहा है, ऑक्सीजन का, ZnO करवा रहा है, तो ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, बाकी आपका कार्बन क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक, क्या होता है, संक्षारण या कोरिजन, है ना। जब कोई धातु नमी में या फिर जल के संपर्क में या वायु के संपर्क में आती है लगातार या उसके संपर्क में रहती है, तो वो नष्ट होने लगती है ना। इसी को क्या कहते हैं कि वो संक्षारित होने लग गई है या फिर नष्ट होने लग गई है। तो इस पूरी प्रक्रिया को यानी किसी धातु को संक्षारित होने की जो प्रक्रिया है या नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। सीधा सीधा समझिए, जैसे आपकी साइकिल है तो वो क्या है, लोहे की है ना। लोहा क्या है, एक धातु है ना। तो उसको आप अगर लगातार बाहर ही रहने देंगे, लगातार धूप में, फिर हवा में, या फिर बारिश हो रही है या ओस उस पे पड़ रही है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी, है ना। तो वो आप क्या कहेंगे कि आपकी साइकिल संक्षारित होने लग गई है। संक्षारित होने लग गई है मतलब नष्ट हो रही है ना। और वो जो प्रक्रिया हो रही है उसको धीरे धीरे नष्ट होने की, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपका संक्षारण या कोरेजन कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी भी धातु का लगातार नमी के संपर्क में या वायु के संपर्क में या जल के संपर्क में रहने से क्या होता है, वो नष्ट होने लगती है। ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, संक्षारण या कोरेजन कहलाती है। ठीक है, दूसरी आपका क्या पढ़ना है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, है ना, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ क्या होता है, बहुत दिनों तक रखा रह जाता है, तो उसकी गंध में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। जैसे आपकी चिप्स वगैरह हुई, तो वो क्या होता है, जैसे बहुत दिन तक पैकेट में बंद रहता है तो उसका क्या होता है, स्मेल अजीब से आने लगती है ना, गंध मारता है। तो वो जो आपकी प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रैंसिड यानी विकृत कहलाएगी, है ना, कि वो विकृत होने लग गई है यानी खराब होने लग गई है ना। खराब होने लगी है यानी रैंसिड होने लगी है। और ये खराब होने की जो प्रोसेस है, धीरे धीरे जो खराब हो रही है उसकी जो प्रक्रिया या प्रोसेस है, वो आपकी क्या कहलाएगी, विकृत गंधिता कहलाएगी। यानी आप कैसे लिख सकते हैं, जब कोई वसायुक्त या तैलीय पदार्थ अधिक लंबे समय तक, है ना, रखा रह जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसके स्वाद में क्या होता है और गंध में, स्वाद और गंध में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकृत या रैंसिड कहते हैं। और जो ये प्रोसेस हो रही है, जो प्रोसेस हो रही धीरे धीरे खराब होने की, वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी विकृत गंधिता कहलाएगी। ठीक है, संक्षारित क्या होगा, संक्षारित में भी कोई चीज खराब हो रही है, विकृत में भी कोई चीज खराब हो रही है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर धातु है और किसके संपर्क में आने से खराब हो रहा है, नमी के या वायु के या जल के संपर्क में आने से खराब हो रहा है। यहाँ पर विकृत गंधिता में क्या चीज खराब हो रही है, कोई फैट युक्त, है ना, जिसमें वसा युक्त, जिसमें फैट है, तेल है जैसे आपका, है ना, तो इस जो उस चीज में बनी हुई है, जैसे चिप्स वगैरह हुआ या और कोई भी चीज आप ले सकते हैं जो तेल में बनी हुई हो, है ना। वसायुक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ क्या होगा, जब लंबे समय तक रखा रह जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा, उसकी स्मेल यानी गंध बदलने लगेगी, स्वाद भी बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा कि वो विकृत हो रहा है, और ये पूरी प्रोसेस आपकी विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहलाएगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।